हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है कि जो CSIR का जो एग्ज़ाम है उसको कैसे क्वालिफाई किया जाए। आज मैं आपको ये बात समझाऊंगा टोटल 20 पॉइंट्स में, आपके एक एक सारे कन्फ्यूज़न में दूर कर दूंगा। आज आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई ऐसा। इसके अलावा जितने भी मेरे सजेशंस हैं मैं सारे आपको दूंगा और आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि कैसे आप CSIR JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में आपको लास्ट तक भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ कि ये इसको जान के आपको पूरा लगेगा कि हाँ भाई, मतलब अगर रिजल्ट होना है तो बस इसी मेथड से होना है। ठीक है, आपको मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसे मैं आपको बहुत सीक्रेट्स बताऊंगा कि आप जो है बिल्कुल आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि हाँ, CSIR का रिजल्ट मेरा आ रहा है और इसी मेथड से आ रहा है। ठीक है, आप वीडियोज़ को पूरा देखिए और पूरा देखिए फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर, आपने जो बोला था, जो आपने प्रॉमिस, जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि आपको मैं पूरी बात बताऊंगा कि CSIR कैसे क्वालिफाई करते हैं, गेट कैसे क्वालिफाई करते हैं, वो आप बता पाए या नहीं। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो आपको ये है कि सबसे पहला पॉइंट आपको इस बात को समझना है कि आपको किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, मतलब होता है क्या है कि एक लोग नैरेटिव सेट करके रखते हैं, भाई वो वाला बंदा इतना ज़्यादा उसका आ रहा है, मेरा अभी तक नहीं आया है। तो आप इस चीज़ के लिए आप हमेशा ध्यान रखो कि स्टार्टिंग के 2-3 जो चांसेस हैं वो तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के चले जाते हैं। ठीक है, मेरा खुद का फर्स्ट टाइम में 50 मार्क्स आया हुआ था। ठीक है, किसी के 25-30 इस तरह से मार्क्स आते हैं। तो अगर आपका प्रीवियस पार्ट में, अगर आपने कभी पहले एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका एक बार या 2 बार में आपके 25, 50, 60 मार्क्स आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे JRF नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट होना बंद कर दो। ये चीज़ फ्रस्ट्रेट होने की आपकी नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके 25 या 30 या 40, 45 मार्क्स आए, एवरेज सबके आते हैं। ठीक है, हर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देता है, हर बंदी का पहली बार में इतना ही मार्क्स आता है। तो आप इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, पहली दूसरी बार में ये इतने से मार्क्स आने बहुत कॉमन है, ये सबको आते हैं, इसलिए इसको परेशान होने की बात नहीं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, डोंट कंपेयर विद योर सेल्फ विथ अदर्स। किसी के साथ खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और साथ में है फेस द रियलिटी ऑफ प्रीवियस अटैम्प्ट्स, कि जो प्रीवियस अटैम्प्ट्स होते हैं, शुरुआती जो अटैम्प्ट्स होते हैं, उसमें रियलिटी को फेस करना सीखो कि अगर उसमें मार्क्स नहीं आए हैं तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो सबके साथ ऐसा ही होता है। थर्ड पॉइंट है कि कोचिंग और नॉट। ओके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिससे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सवाल बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि सर कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोचिंग में भी 2 ऑप्शन है भाई, एक ऑनलाइन कोचिंग, एक ऑफलाइन कोचिंग है। तो बच्चे पूछते हैं बार बार कि सर किसको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या सेल्फ स्टडी से CSIR हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी से CSIR हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से CSIR नहीं होता, बट डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, आपका जो कॉलेज है वो किस तरह का, आपके कॉलेज में जो फैकल्टीज़ हैं वो किस तरह की हैं। देखिए, होता क्या है कि ये IIT JEE लेवल से तो बिल्कुल अलग है CSIR का लेवल। तो यहाँ पर मैटर ये करता है कि आपको पढ़ाया क्या गया है। ठीक है, आपने क्या सेल्फ स्टडी, मतलब आपने स्टडी किस लेवल पे कर रखी है, किस लेवल से आपको पढ़ाया गया, आपके प्रोफेसर ने आपको कैसे पढ़ाया, ये बहुत मैटर करता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोचिंग को बिल्कुल ये मत समझिए, हेट मत करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि खैर हम कोचिंग जो है बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सेल्फ स्टडी के भरोसे ही कर लेंगे। रियलिटी को समझिए। अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी IIT से आप MSc कर रहे हैं या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से MSc कर रहे हैं, तो चांसेज आपके बढ़ जाते हैं, बिना कोचिंग के भी आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हो, नॉर्मल कॉलेजेस से हो, तो आप चांस मत लो। ठीक है, चांस लेके अपना 1-2 साल वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर 6 मंथ के लिए आप कोचिंग ले लेते हो या कोई ऑनलाइन कोचिंग आप अच्छे से करते हो, ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप ये जानो कि कोचिंग की जहाँ तक बात रही, ऑफलाइन मोड की कोचिंग, तो आप ले लो कोचिंग। ठीक है, कोचिंग को यहाँ पर आप इतना बुरा मत समझो, कोचिंग के बिहाफ पे आप अपना रिजल्ट 1-2 साल पहले ही ला सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपका यूनिवर्सिटी कैसा है। अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, लोकल कॉलेज है, तो आप कोचिंग लेने से परहेज मत करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर गेट एंड नेट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो नेट होता है और जो गेट होता है, दोनों के लिए जो स्ट्रेटजी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। आप बिल्कुल उनको मिक्स नहीं कर सकते हो। देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद उसमें भी ओनली 200 मार्क्स का क्वेश्चन करना होता है। उसमें भी 100+ के आसपास मार्क्स लाने से, 110, 115 लाने से, आप अगर जनरल कैटेगरी में भी हो तब भी आपको JRF मिल जाना होता है। ठीक है, इवन कि जो OBC कैटेगरी हो, SC ST कैटेगरी हो या हैंडीकैप कैटेगरी में, तो बहुत कम मार्क्स में JRF मिल जाता है।
ठीक है। लेकिन ये है कि जेआरएफ में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल थोड़ा अप होता है, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं। मतलब उन क्वेश्चन के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मान लो एक क्वेश्चन है ऑर्गेनोमेट्रिक और स्पेक्ट्रो को मिला के पूछा, तो जब तक आपको ढंग से नहीं पता होगा आप नहीं बना सकते उसको। आपको चीज़ें डीप में पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो सीएसआई का एग्ज़ाम है, अगर वो क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा दे रहा है तो क्वेश्चंस का लेवल उसमें अच्छा खासा होता है, ठीक है। मतलब उसमें आपको बिल्कुल मिला के चलना होगा कि आपको 2-3 टॉपिक को मिला के वो क्वेश्चन पूछेगा मर्ज करके, और आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। आपको जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो बिल्कुल कायदे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। जबकि अगर हम बात करते हैं गेट की, तो गेट में ऐसा नहीं है। गेट में सिलेक्टेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जहाँ नेट में अगर नेगेटिव मार्क आने पे 1/4 मार्क्स कटता है, इसका मतलब है कि नेगेटिव अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हुए और एक क्वेश्चन गलत भी हुआ तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता तुक्का मारने से। मतलब आपने तुक्का मारा, 3 क्वेश्चन में तुक्का मारा, 2 सही हुए, 1 गलत हो गए, तो फिर भी 3 से आपको 4 दूनी 8 मार्क्स मिलेंगे, और 1 के जाने से 1 मार्क्स गया, तो फिर भी आपको 7 मार्क्स का फ़ायदा हुआ। तो आप जो है सीएसआईआर में तुक्का भी मार सकते हैं। अगर आपका जो है, अगर आप अपने मार्क्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो तुक्का मारने में परहेज़ ना करें। अगर आपको लग जाए कि नहीं भाई हम कंप्लीट नहीं करने जा रहे तो तुक्का ही मार लीजिए, लेकिन गेट में तुक्का मत मारिए, क्योंकि गेट के साथ अलग है। एक तो गेट का क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत कम होता है, और दूसरा क्या है कि गेट में क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। मतलब आप उसमें ज़्यादा उसमें स्किप करने का ऑप्शन नहीं होता है, आप छोड़ नहीं सकते। लगभग आपको सारे करने ही है, लगभग क्या सारे ही करने होते हैं, आप छोड़ेंगे नहीं उसको, आप अपनी मर्जी से छोड़ दो, वो एक अलग बात है। तो गेट के क्वेश्चन का लेवल वैसा नहीं होता है। गेट के क्वेश्चन का लेवल जस्ट लाइक आपको बीएससी अगर आपने ढंग से पढ़ रखी है और एमएससी आपने कर रखी है तो आपको गेट आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, टफ नहीं होते उसके क्वेश्चन। मतलब सीएसआईआर का जो बेसिक होता है, बेसिक को अगर अच्छे से आप समझते हो, ठीक है, तो उसमें गेट के क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। हाँ, उसमें एप्टीट्यूड वगैरह होता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, मतलब 1/3 मार्क्स कट जाते हैं एक नेगेटिव क्वेश्चन में। तो आप उसमें तुक्का तो बिल्कुल मत मारिए, ठीक है। गेट के लिए तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं होती, तो नेट के लिए तुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कि मान लो 4 में से अगर 2 ऑप्शन छट गए तो 2 ऑप्शन में से आप 1 ऑप्शन निकाल सकते हो। लेकिन गेट में ऐसा नहीं होता, गेट में आप ऐसा नहीं करो। गेट में आपको आता होगा तभी आप लगाओगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। नेक्स्ट है फिनिश योर सिलेबस बिफोर 1 मंथ है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए अभी जो भी मंथ चल रहा हो, लेकिन जैसे ही आपका जो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है इन 6 महीने, 7, 4, 5 महीने में। अब आपको लास्ट के 1 मंथ में कुछ भी नया नहीं पढ़ना। कुछ भी ऐसा नया नहीं होना चाहिए कि आपको नया पढ़ के आप उसमें फंस जाओ। अब आपको नया नहीं पढ़ना, जो आपने पढ़ रखा है 5 महीने में उसी को उठाकर रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। यही जो है आपको फाइनली आपका काम आएगा, ठीक है। इससे ज़रूरी है कि आपको जितना भी सिलेबस आपने कवर किया, देखिए ज़रूरी नहीं कि आपको सीएसआईआर के लिए आपका 100% सिलेबस कवर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी केमिस्ट्री का 60-70% सिलेबस भी कवर किया तो भी मोर देन इनफ है। अगर आपने 60% सिलेबस भी कवर किया तो भी आपका जेआरएफ मिल जाएगा, आपको चिंता मत कीजिए। और आपका गेट भी हो जाएगा। हाँ, गेट में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, लेकिन गेट में क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा ऊपर तो आ ही जाएगा आपका। तो ज़रूरी है कि आप लास्ट के जो 1 मंथ होते हैं उसमें सेल्फ स्टडी करो। सिर्फ आपको सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो ज़रूरी है कि आप लास्ट के 1 मंथ में बिल्कुल रिवाइज करो, कुछ भी नया मत पढ़ो, ठीक है। सारा ही चीज़ें जो भी आपने पढ़ रखी है 5 महीने में उनको सारे उठा कर रिवाइज करो। आप बोलोगे सर कैसी बात करते हो सर, 1 महीने में कुछ ना पढ़े रिवाइज करें। आपको क्या लगता है 5 महीने में जो आपने पढ़ा है वो क्या कम है? ऑर्गेनोमेट्रिक कितनी मोटी कॉपी, कोऑर्डिनेशन कितनी मोटी कॉपी, स्पेक्ट्रो कितनी मोटी कॉपी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना मोटा, केमिकल काइनेटिक्स इतना मोटा, क्वांटम इतना मोटा। आपको क्या लगता है कि आप मतलब ये क्या छोटे छोटे टॉपिक हैं क्या कि आप मतलब लास्ट मंथ में भी नया नया पढ़ लोगे? आपको क्वालिफाई करना है तो आपको इस प्रोसेस को समझना होगा। लास्ट का 1 मंथ आपको बिल्कुल छोड़ना होगा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। नोट रखिए इस बात को। नेक्स्ट है यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये सबसे पहले, उससे पहले स्टडी मटेरियल। भाई स्टडी मटेरियल बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ बुक से नहीं पढ़ सकते। देखिए बुक से पढ़ के जेआरएफ क्वालिफाई करना एक अलग मैटर है। मैं उसमें बारे में क्या बताऊं भाई, क्योंकि मैंने खुद नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इस बारे में कि बुक पढ़ के आप ये प्लान करो कि आप सीएसआईआर क्वालिफाई करो, क्योंकि सीएसआईआर क्वालिफाई करने के लिए बुक पे भरोसे आप रहते हो तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि बुक से समझना, बुक से तो क्वेश्चन डायरेक्टली आते नहीं हैं। अब बुक में जो है क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिया हुआ, लेकिन आपको जो सीएसआईआर में क्वेश्चन होते हैं वो 2-3 टॉपिक मिला के आते हैं। इसलिए बुक की हेल्प लो। जब कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप उसके लिए बुक उठाओ, ठीक है। इवन अगर आपने कोई टॉपिक पूरा पढ़ लिया है कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में, तो उसके बाद आप किसी बुक से उठा के आप उसके पूरे पोर्शन को पढ़ सकते हो। लेकिन बुक के भरोसे आप मत रहो। ये मत सोचिए कि बुक के भरोसे ही हम पूरा सीएसआईआर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। हाँ, करते हैं कुछ बच्चे, एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। तो आप भी ये रिस्क मत लो,
ठीक है। तो बुक के भरोसे मत रहो, स्टडी मटेरियल मैनेज करो। अब स्टडी मटेरियल कहाँ से मैनेज होगा भाई? तो आपके किसी आप बहुत सारी कोचिंग्स है, दिल्ली जी आश्रय में, ठीक है, कैरियर एंडेवर हैं, क्या आपको साइंस जोन है, और भी कोचिंग्स हैं, ठीक है, ASF है, उसके बाद ETS है, एफर्ट टू सक्सेस अमृतसर की। ये लोग आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप इनसे कांटेक्ट करो, आप इनसे पहले स्टडी मटेरियल ले लो। देखो जो भी कॉस्ट है, अब कॉस्ट में नहीं बता सकता आपको, लेकिन जो भी कॉस्ट है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आप उनसे स्टडी मटेरियल आप सबसे पहले ले लो। बिना स्टडी मटेरियल के आपके लिए आगे स्टडी कर पाना फर्दर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए स्टडी मटेरियल सबसे पहले आप इनसे ऊपर कर लो। उसके बाद यूज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स आ चुके हैं सारे, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम ऑफलाइन नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ करना सीखो। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू करोगे तो उसमें ये भी याद रखना कि हमारा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो अलग होता है, और जो एग्जाम के टाइम में मिलता है साइंटिफिक कैलकुलेटर वो अलग होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है कि आप अगर अपने घर पे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करो, मतलब 500-600 रुपीज़ का आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो अगर आपने यहाँ यूज़ कर रखा तो आपके लिए आगे भी यूज़ करना, एग्जाम टाइम में यूज़ करना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उस समय आपको ज़्यादा घबराहट नहीं होगी, ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी इस चीज़ को लेकर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोंट सर्च शॉर्ट वीडियोज़। ये तो सबसे बड़ी बात है। आप सभी लोग ऑनलाइन वीडियोज़ देखते हो, ये फैक्ट है, लेकिन करते क्या हो, आप लोग छोटे छोटे वीडियो तलाश करते हैं। अरे यार कहाँ कम से कम वीडियोज़ मिल जाए, मिनिमम वीडियो मिल जाए, ये कौन सी सोच है भाई? हाँ, आपको पता है अगर CSIR की क्लास होती है, और CSIR की क्लास में अगर आपको ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ाया जाता है, आपको अंदाज़ा भी है कितने घंटे पढ़ाए जाते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक? मुझे लगता है कि अतिकुल्ला खान सर ने मुझे ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ाई थी, मुझे लगता है कि 3-3 घंटे की अगर नहीं भी हुई होगी तो शायद 15 या 20 क्लासेज हुई होगी मुझे तब, क्योंकि 17-18 तो क्लासेज हुई होंगी। अब 3 घंटे की आप 15 घंटे 15 से क्लास मल्टीप्लाई कर दो तो फिर भी 45 आवर की क्लासेस, मिनिमम 50 आवर की क्लास आप मान के चलो। अब 50 आवर की क्लास को आप ऑनलाइन सोचते हो कि कोई 10-12 घंटे में पढ़ा दे, 10-12 घंटे में पढ़ा दे, 10-12 लेक्चर्स में पढ़ा दे। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, एक मैम बहुत फेमस है यूट्यूब पे, उन्होंने देखा मैंने ऑनली 12 लेक्चर में पूरी ऑर्गेनोमेट्रिक खत्म। भाई ये कैसे हो सकता है? और बच्चे दीवाने हुए जा रहे हैं। भाई टॉपिक बड़े टॉपिक्स हैं, इनको शॉर्ट में नहीं लपेटो आप। आपकी सोच होती है, आपकी सोच गलत है कि भाई आपको छोटे, आप सोचते करिए कम से कम टाइम में ज़्यादा सीख जाएं, ऐसा नहीं होता है। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, टाइम पास तो आप कर नहीं रहे हो, तो आपको ढूंढने होंगे कि भाई कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, आप उसके फुल वीडियोस देखो। अगर किसी टीचर ने अगर एक साथ किसी टॉपिक पे 25-30 वीडियो डाल रखी है किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, और किसी और ने उसको 10-12 टॉपिक में ख़त्म कर रखा है, तो आप 10-12 वाले पे बिलीव मत करो, आप उस 25-30 पर जाओ। क्योंकि 10-12 में जिसने सबमिट कर रखा उसने क्या किया कि उसने मतलब वीडियो को अच्छे से सोचा कि भाई स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उसने क्या किया, कम वीडियोज़ में सारा पढ़ा दिया। लेकिन किया क्या, सारे एग्जाम्पल स्किप कर दिए, ठीक है। मेन बहुत सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट उन्होंने स्किप कर दिए, और सारे बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको चूज करके बता दिए। तो भाई एग्जाम्पल ही अगर कोई स्किप कर दे, मैंने तो देखा एग्जाम्पल कोई नहीं करवाता यूट्यूब पे। अब एग्जाम्पल ही अगर ना करवाए तो फिर आप टॉपिक को लेके क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? अगर आपको एग्जाम्पल ही नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम्पल आपने किए नहीं, एग्जाम्पल नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फर्दर, तो फिर फ़ायदा क्या है उस वीडियो लेक्चर का? वो तो फिर आपको भूल ही जाना है। इसलिए ये सोच को बदलो। आप सभी लोग सोचते हैं कि आधे घंटे की वीडियो कहीं मिल जाए, 25 मिनट की वीडियो मिल जाए तो हम उसे देख लें, ऐसा नहीं है भाई। वीडियोज़ मिनिमम भी होनी चाहिए, 45 मिनट, 55 मिनट, 50 मिनट की वीडियोज़ होनी चाहिए, ताकि एक बार आप कंसंट्रेट होकर देख सको, ठीक है। एक बार आप बैठो तो पूरा वीडियो को आप कंप्लीट करके देख सको, कॉपी लेके बैठो, उसको वीडियोज़ के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर सको, ठीक है। इसलिए इस सोच को बदलो कि आपको छोटे छोटे वीडियोज़ आपको चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद NCERT की फुल स्टडी तो बहुत ज़रूरी है भाई। हम सबको लगता है कि भाई NCERT का क्या करना है, लेकिन NCERT ऐसा नहीं है। क्लास 11-12 से लेकर MSc JRF नेट से आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, NCERT बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिना NCERT के आप कुछ नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। तो NCERT की वैल्यू को समझो। NCERT आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जो कि आपको NCERT देती है, NCERT की सॉल्यूशन देती है, ठीक है। NCERT पीछे पागल मत बनो आप। आपको ज़रूरत नहीं कि पूरी NCERT शुरू से बनाने की। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, आपको लग रहा है सर एक बार NCERT बनाने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, NCERT के सॉल्यूशन डाले हुए हैं इंटरनेट पर, NCERT को उसको सॉल्यूशन साथ दे के पढ़ डालो अच्छे से, ठीक है। मुझे लगता है कि पूरी जैसे NCERT के जो ऑर्गेनिक है, ठीक है, हेलोएल्केन, हेलोएरिन, उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन एसिड, अल्कोहल फिनोल ईथर का, उसके बाद आपको एमीन वगैरह जो भी टॉपिक है, मुझे लगता है कि आप शायद एक वीक बैठोगे ना तो एक वीक में उसकी सारी ऑर्गेनिक आप फिनिश कर दोगे, ठीक है।
और एक वीक में सारी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी खत्म कर दोगे, बस जो फिजिकल बचता है, फिजिकल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है तो उसको थोड़ा देखते हो, मतलब मुश्किल से 1 मंथ का टाइम आपको लगना है। टाइम निकालते हुए आपको पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। और एक बार आपकी एनसीईआरटी कवर हो गई तो आपको पता है कि जब सीएसआईआर के जो पेपर बी के मार्क क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली हेल्प लेके मिल जाएंगे। हाँ मतलब डायरेक्ट नहीं पूछते एनसीईआरटी से, बट एनसीईआरटी में उनका जो होता है बेसिक छिपा हुआ होता है। ठीक है, अब एक बार मैंने सीएसआईआर का एग्जाम दिया था, उसमें होमोलुमो का कॉन्सेप्ट के साथ उसमें एमओटी का कॉन्सेप्ट आ गया था, और वो एमओटी का कॉन्सेप्ट O2 का था, वो मैंने 12th क्लास में पढ़ रखा था और वो मैंने उसको लगा दिया। ऐसे 3-4 क्वेश्चन मुझे मिल गए जो मैंने क्लास 12 में पढ़ा रखा था और वो आसानी से हो गए, और उसके बिहाफ पे मेरा JRF हो गया। तो ये बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते, एनसीईआरटी को आपको पूरा पढ़ना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्ट डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। देखिए, आप ऐसा नहीं सोच सकते, आप कोचिंग जाते हो, अगर कोचिंग में अगर आपको एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए तो आप एक्सेप्ट करोगे इस बात को? नहीं ना। उसी तरह अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी करते हो तो आप ये डिसाइड करो कि भाई कौन सा टीचर हमें कौन सा टॉपिक बेस्ट पढ़ा सकता है। सर्च करो, ठीक है, सर्च करो और ढूंढो उस टीचर को कि कौन सा टीचर आपको वो टॉपिक फलाना अच्छे से पढ़ा सकता है। देखो इस चक्कर में मैं भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं ये स्टेटमेंट मेरे खुद के खिलाफ भी जा रहा है, लेकिन मेरा खुद का फ़ायदा मेरे लिए मैटर नहीं करता है, आपका फ़ायदा मेरे लिए मैटर करता है। आप रिजल्ट लाओगे तो आप मुझे बताओगे तो मुझे कितनी खुशी होगी कि मेरे हेल्प से आपका रिजल्ट हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी एक टीचर से, अब आप खुद सोचो ना, 12th में कभी ऐसा हुआ कि किसी टीचर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आप पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ लो? नहीं ना। तो यहाँ भी आपको ऑनलाइन क्लासेज अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर वीडियोज़ के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर किसी एक टीचर के सारे टॉपिक पर डिपेंडेंट मत हो जाइए। हाँ, उसके टीचर का टॉपिक भी देखिए, ठीक है, देखिए उसका फर्स्ट लेक्चर देख के प्रीव्यू लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो फिर उसके बाकी लेक्चर्स भी देखिए। अदरवाइज ढूंढिए टीचर्स को। ऑनलाइन करना क्या चाहते हैं आप? टीचर्स को ढूंढिए और जो उसका बेस्ट पार्ट होता है। अब कोई टीचर तो ये बताने नहीं जाएगा आपको कि नहीं भाई हम तो ऑर्गेनिक अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं भाई हम तो फिजिकल अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं भाई हम तो इनऑर्गेनिक अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आपको खुद जज करनी है, कोई आपको बताने नहीं जाएगा। अपनी खराबी अपनी कमी कोई नहीं बताता है, इस बात को आपको जज करना है कि हाँ सामने वाले में बेटर क्या है, बेस्ट क्या है और एवरेज क्या है। इस चीज़ को आपको जज करना है, उसी के हिसाब से आपको टीचर अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 18 आवर स्टडी। देखिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। मैंने कई बार देखा है कि बहुत लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, सीएसआईआर में टॉप रैंक लाते हैं और बाद में डायलॉग देते हैं कि भाई हम तो 6 घंटे ही पढ़ते थे, हम तो 4 घंटे पढ़ते थे, हम तो 5 घंटे पढ़ते थे। एक्चुअल में वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि आप उनकी इंटेलिजेंसी का लोहा मानो, आप इस चीज़ को फील करो कि यार मैं इस बंदे की तरह नहीं हो सकता, मैं इस बंदी की तरह नहीं हो सकता। असल में वो झूठ बोल रहे हैं। बिना ढेर सारा टाइम पढ़े कि आपने 10th में अपने अच्छा मार्क्स लाया, ठीक है, 10th में अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपने कितनी मेहनत की, 12th में अपने अच्छा मार्क्स लाने के लिए कितनी मेहनत की, आपने आईआईटी की प्रिपरेशन की होगी, सोचो कितनी मेहनत की। तो आप इस तरह के टॉप जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होता है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई 6-7-8 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है? वो कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको बहलाने का तरीका, आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ठीक है, ताकि आपको लगे कि भाई ये बंदा सच में बहुत बड़ी तोप है। ऐसा नहीं है। उस बंदे ने भी 18-19 घंटे बैठ के पढ़ाई की होगी और आपको भी करनी होगी 18-19-20 घंटे पढ़ाई। तो पढ़ाई से आप पीछे मत हटो, चाहे 18 घंटे पढ़ना पड़े, 19 घंटे पढ़ना पड़े, 20 घंटे पढ़ना पड़े, जितना मैक्सिमम पढ़ सको आप। ये 6 महीने 8 महीने पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है ना। आप इस बात को हमेशा याद रखो कि ऐसा नहीं कि आप एक अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, 2 अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो 3-4 अटेम्प्ट के बाद आप लगातार हर साल आप इम्प्रूव करते जा रहे हो। असल में ऐसा नहीं है। असल में आपका लेवल डिक्रीज होता जा रहा है हर एक साल के साथ। आपका जो लेवल है ना वो डाउन होता जा रहा है। जैसे चाकू होता है ना, जैसे जैसे समय बीतता है तो उसकी धार खत्म होती जाती है, वैसे स्टूडेंट होते हैं। सोचो आज से 7-8 साल पहले आईटी लोग कितनी बार भी दे सकते थे, लेकिन उसको लिमिट कर दिया गया। क्यों लिमिट कर दिया गया है? क्योंकि जो स्टूडेंट बार बार देते थे, ठीक है, वो क्वालिफाई तो कर जाते थे, लेकिन उनकी इंटेलिजेंसी में जंग लग जाती थी, उनका जो इंटेलिजेंसी था वो बेकार हो जाता था। तो उसी तरह सीएसआईआर होता है। आप स्टार्टिंग के 3-4 अटेम्प्ट में कर जाते हो, नहीं तो बार बार देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको इतनी मेहनत करनी कि आपका फर्स्ट सेकंड से लेकर 3rd 4th अटेम्प्ट तक आपका सीएसआईआर हो जाए। हाँ, एक बार हो जाए तो फिर देते चलो, जितनी बार दोगे तो उतना बार होता जाएगा। मेरा खुद 2-3 बार हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बार बार आप कर सकते हैं। उसके बाद है 1 डे फॉर रिवीजन, ठीक है। देखिए, वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए
जिस दिन मैं इसको रिवीजन नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं इसको रिवीजन नहीं बोलूँगा, रिवीजन के बदले इसको कुछ और बोलूँगा मैं, वन डे आपको प्रैक्टिस सेशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है ये मेरी सफलता का मूल मंत्र है। मैंने खुद 2-3 बार JRF कर नेट JRF किया है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा मैंने कितनी बार JRF किया है, क्योंकि आप बोलोगे सर बेवजह दूसरों की सीट खा जाते हो। चलिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ये वन डे प्रैक्टिस सेशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये एक्चुअली ना एक तरह का योगा है। अब आप सोचो कि यार किसी सामने और किसी पर्सन को योगा करते हुए, कपालभाति करते हुए, भस्त्रिका करते हुए क्या समझ में आएगा? लेकिन ये तो बॉडी का साइंस है ना। बॉडी इस चीज़ को समझती है कि एक नाक से सांस लेकर दूसरे नाक से छोड़ने में आपके बॉडी को क्या फ़ायदा होता है। सामने से आपकी आंखों को ना समझ में आए, लेकिन ये फ़ायदा होता है। वही वाली बात ये बात है। इसको वन डे फॉर प्रैक्टिस सेशन। अब प्रैक्टिस सेशन क्या है, समझो इस बात को। जैसे आपने पूरे वीक में कुछ पढ़ा है, हम संडे को बैठे और हमने क्या पढ़ा पूरे वीक में, उसको हम खुद से लिखने की कोशिश करें। ध्यान दो, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है ये, ठीक है। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र जो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि 1 वीक प्रैक्टिस सेशन के अंदर एक दिन आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिस दिन आपको क्या करना है, टोटल प्रैक्टिस करना है कि आपने क्या पढ़ा उसको लिखो। उसके फॉर्मूला को बिना कॉपी पलटे एक बार देख लो कि हाँ भाई ये पढ़ा हमने, एक बार पन्ने पलट लो, उसको लिखो कि पूरे वीक में आपने ये पढ़ा, ठीक है। और उसको पूरा अपनी कॉपी पर रफ किया करो, लिखो कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा ऐसे 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 ये पढ़ा। इससे क्या होगा ना कि पूरे जो वीक में आपने पढ़ रखा, एक बार दिमाग उसको उलट पुलट जाएगा, बिल्कुल उसको पलट दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका फ्रेश हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल नोट रखो कि वन डे फॉर प्रैक्टिस सेशन। कोशिश करो शुरू में, मानता हूँ शुरू में टफ होगा, लगेगा यार क्या कर रहे हैं, लेकिन एक दिन बैठो और सोचो कि हमने पूरे वीक में क्या पढ़ा, हमने क्लास में क्या पढ़ा, हमने ऑनलाइन में क्या पढ़ा, हमने लिखा क्या, प्रैक्टिस क्या किया, उसको एक जगह लिखने की कोशिश करो। भाई दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे सोओगे, 2-3 घंटे इधर उधर करोगे, फिर भी 15-16 घंटे तो बच ही जाते हैं हमारे स्टडी के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सीरियसली लो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्योरी क्वेश्चन रिवीजन इन वन कॉपी। देखिए, सबसे पहले बात तो आप ये समझिए कि भाई आप जो एक, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो आप कॉपी खरीदते हैं, तो उस कॉपी के साथ आप ये ध्यान रखिए कि आप जो कॉपी खरीदते हैं, कॉपी स्पायरल वाली खरीदिए जिसमें होल्स होते हैं। और आप स्टार्टिंग में ही कॉपी जब खरीदो उसके होल्स गिन लो कि भाई 1 2 3 से जनरली 32 या 33 35 32 से लेकर 34 तक होल्स होते हैं कॉपी में। तो आप उस कंपनी को सिलेक्ट कर लो जिसमें फलाने नंबर ऑफ होल्स उसमें फिक्स्ड हो। अब आप जब भी कॉपी खरीदना, सेम नंबर की कॉपी खरीदना, सेम होल्स वाली कॉपी खरीदना, ठीक है। और उससे बेटर ये है कि भाई आप जो है दुकान वाले के पास जाके देख लो कि भाई दुकान वाले के पास जो पंचिंग है, जो पंच जिससे वो करता है, उस पंच करने वाले में होल कितने हैं उसके पास, उसी होल के काउंट के हिसाब से आप कॉपी खरीदो। समझो बात को, इस बात को ना मैंने खुद फील किया, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि जिस दुकान में आपको फ़ोटोकॉपी करवाते हो, ठीक है, जैसे जियासराय में अरविंद फ़ोटो शॉप है, उसी तरह आपके आसपास भी कोई ना कोई फ़ोटोकॉपी दुकानें होंगी, उसके पास वो देखो कि वो जिससे होल करते हैं कॉपी में, उसके होल कितने हैं भाई, उसकी मशीन में कितने होल हैं, उसी के हिसाब से कॉपी लो आप, उतने होल वाले। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा। अब जैसे क्या हुआ कि आपने कॉपी खरीदी, ठीक है, 500 पेज की कॉपी खरीदी। अब आपने उसमें सारा थ्योरी लिखा, रिविज़न किया, प्रैक्टिस किया, और आपको मान लो असाइनमेंट मिलता है। अब असाइनमेंट है तो असाइनमेंट में क्वेश्चन होंगे। अब आपने वही क्वेश्चन उसी कॉपी में बना लिया। उस क्वेश्चन के लिए आपने अलग कॉपी नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं बनानी है, वो क्वेश्चन उसी कॉपी में होनी चाहिए। और उस असाइनमेंट को ले जाकर उस दुकान पे पंच करवा लो, और फिर इस कॉपी के स्पाइरल को खोल के उसमें वो क्या करो, क्वेश्चन को फिट कर दो। समझे बात को। सबसे पहला क्या बोला, दुकान वाले के पास जाके उसके स्पाइरल के काउंट गिन लो कि उसके होल कितने हैं। काउंट गिनने के बाद फिर क्या करो कि अब उसी नंबर के कॉपी लो, उसी कॉपी में थ्योरी होनी चाहिए, उसी कॉपी में क्वेश्चन होने चाहिए, उसी कॉपी में सारी प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर रफ की बात नहीं कर रहा, उसी कॉपी में प्रैक्टिस करके और क्वेश्चन भी उसी कॉपी में बनाने हैं। और लास्ट में क्या करना, उसी क्वेश्चन को पंच करके जो है उसमें आपको उस पेज के अंदर ऐड कर देना है। जरूरी नहीं कि लास्ट में करो, मतलब ऐसा करो कि पहले क्वेश्चन पेपर मतलब पंच हो, उसके पीछे उसका सॉल्यूशन पंच हो। अब आपके पास एक कॉपी बनी। अब सोचो कि मान लो आपके पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR की कॉपी बनी। अब आपने पूरा NMR उठाया, हाँ भाई ये लो ये लो ये लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फ्लोरीन स्पेक्ट्रम, ठीक है, फॉस्फोरस, आपने एक एक करके सारा कार्बन सारा पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद क्या हुआ, इसका असाइनमेंट आ गया। वाह, असाइनमेंट बना रहे, असाइनमेंट के पीछे आंसर दिया, कहीं को प्रॉब्लम हुई फटाक से उसका सॉल्यूशन देख लिए। अब ये सोचिए, ये तो 25 साल के बाद भी आप कभी पढ़ाओगे, अगर कभी आपको पढ़ाने का मौका मिला, पर कभी बुढ़े हो जाओगे, किसी कॉलेज में पढ़ाओगे, तब भी आप क्वालिटी टीचिंग कर पाओगे। तो 25 साल की बात तो मैं बाद में बोल रहा हूँ। 1-2 साल के अंदर जितने भी एग्जाम फेस करोगे, आपको सोचो कितनी बड़ी हेल्प होगी इस पॉइंट से, ठीक है। ये वाला
थ्योरी क्वेश्चन रिवीजन इन 1 कॉपी। लेकिन इसके ज़रूरी है ये जो मैंने पॉइंट बताया, इसको आप ध्यान रखना, स्पायरल नंबर सेम होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, स्पेक्ट्रो ओएमसी कोऑर्डिनेशन, भाई ये तो खैर सबसे मूल मंत्र है, ठीक है। आपको स्पेक्ट्रो ओएमसी और कोऑर्डिनेशन, इस पे तो बिल्कुल कमांड होना चाहिए भाई। इसके बिना तो मतलब कोई बात ही नहीं बनती है। अगर आपकी स्पेक्ट्रो ओएमसी और कोऑर्डिनेशन बेकार है या आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप भूल जाओ, आप कभी जेआरएफ नहीं कर सकते। आपको जेआरएफ करने के लिए इन 3 टॉपिक को, स्पेक्ट्रो ओएमसी और कोऑर्डिनेशन, ये ईजी भी है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। एक्चुअली ये टॉपिक इस तरह सेट ही किए जाते हैं कि भाई बच्चे मेहनत करके जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएँ। कोई नहीं चाहता कि आप जेआरएफ क्वालिफाई ना करो, लोग आपको चांस देना चाहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रो ओएमसी और कोऑर्डिनेशन अगर तीनों मिल जाएँ तो आपके ये तीनों मिलकर 40-45 मार्क्स आपको ला के दे सकते हैं। मैं सारे करवाऊंगा, डोंट वरी, मैं सारे करवाऊंगा एक एक करके, ठीक है। ये आपको 40 मार्क्स आपको यही दे देंगे। अब सोचो 40 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गया, 10 to 15 मार्क्स आप जो स्टार्टिंग वाला जो होता है एप्टीट्यूड होता है उससे उठा लोगे, 55 मार्क्स आपके वहाँ से हो गए, ठीक है। और 40 क्यों, 50 मार्क्स मतलब सिर्फ ओएमसी कोऑर्डिनेशन से 45 मार्क्स पूछता है, और स्पेक्ट्रो को भी अलग से ऐड कर दो तो 10 मार्क्स स्पेक्ट्रो को भी ऐड कर दो, 55 मार्क्स तो यहीं से हो गए। चलो आपने 55 नहीं उठाए, आपने 40 उठाए यहाँ से, मान लो कि यहाँ से आपने 40 उठाए। एप्टीट्यूड से कितना उठा सकते हो, 10 से 12 मार्क्स एप्टीट्यूड से उठा सकते, कितने हो गए, 52-55 मार्क्स हो गए। अब क्या पूरे टॉपिक को मिलाकर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को मिलाकर, ठीक है, आप 50-60 मार्क्स नहीं ला सकते? बिल्कुल आएगा। स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी, ऐसे नहीं होगा कि हवा में तीर नहीं मार सकते, आएगा। इसलिए इन सबसे पहले इन तीनों को कंप्लीट करो, क्योंकि ये आपस में मिक्स होते हैं आजकल, पहले ऐसा नहीं होता था, अब आजकल ये मिक्स होते हैं, मिला के पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट एनी 2 टॉपिक, किसी 2 टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए। देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में, इनऑर्गेनिक को तो आपको चूज़ करना होगा। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इनऑर्गेनिक को आप स्किप कीजिए, इनऑर्गेनिक तो आप करिए ही करिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे बनेंगे। ओएमसी हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, ए ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक हुआ, ठीक है, ये जितने भी टॉपिक होते हैं ना, ये सब बड़े मज़े से आपके हो जाते हैं, ठीक है। आपको स्किप करना है तो आप क्या बताऊं मैं, खैर मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। आप ऑर्गेनिक और फिजिकल में किसी एक को स्किप कर दो, ठीक है। मैंने ऑर्गेनिक को कभी स्किप नहीं किया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लेके मैं हमेशा आगे बढ़ा, और फिजिकल को मैंने स्पेशली कमांड किया। लेकिन वो बात मैंने कमांड किया CSIR के बाद, मैंने इसको कमांड किया जब बाद वाले CSIR में मैंने इसको यूज़ किया फिजिकल को। लेकिन स्टार्टिंग के में मैंने जब CSIR किया ना, ठीक है, जब मैं बिल्कुल न्यू था CSIR की फील्ड में, तो मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मिला के ही किया। फिजिकल का हेल्प भी लिया, फिजिकल की भी हेल्प हुई मेरी, लेकिन फिजिकल से ज़्यादा मेरा मेनली मुझे सपोर्ट किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ने। इसलिए आप भी पहले डिसाइड करो, क्योंकि 2 टॉपिक काफ़ी हैं आपको CSIR क्वालिफाई करवाने के लिए। भाई प्रोफेसर बनने के लिए बाद में पढ़ लेना, पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट नोट्स। भाई इसकी तो बात ही निराली है, शॉर्ट नोट्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर समझो कि आप किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आपके पास इतनी मोटी कोऑर्डिनेशन की कॉपी, इतनी मोटी OMC की कॉपी, इतनी मोटी NMR है, इतना मोटा फिजिकल में आपको NMR है, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, क्वांटम है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, ग्रुप थ्योरी है। भाई नहीं पढ़ पाओगे आप। वो जो मैंने लास्ट में जो 1 मंथ आपके लिए बचा के रखे, वो क्या करने के लिए, ये कॉपीज़ पढ़ने के लिए नहीं। इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ अभी से, आज से इनके शॉर्ट नोट्स बनाने पे ध्यान दो कि भाई कैसे, जो आप जिस बात को आप 10 पेज में पढ़ते हो उस बात को आपको हाफ पेज में लिखना है, उसको अपनी लैंग्वेज में, सुगम लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में, भोजपुरी में, जिसमें बोलना चाहते हैं। हिंदी में लिखिए कि आज हमें सर ने बताया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ से, ठीक है। भोजपुरी में लिखिए कि आज सर बतैले रहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाए बा तो बड़ा सुंदर प्रोडक्ट बनत बा, ठीक है। आप मैथिली में लिख सकते हैं कि अहाँ के कहत रहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खूब पढ़ लियो, मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी सब्जेक्ट आपका कमांड है, जो भी लैंग्वेज पे आपका कमांड है, आप उस लैंग्वेज में उसको लिखो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, मिथिला, जो भी लिख सकते हो, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स को अपने लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको वही काम देगा, ठीक है। देखते हो हमारे पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन प्रॉपर्टी हमारी नहीं, प्रॉपर्टी के कागज़ जो होते हैं उस कागज़ के बिहाफ पे प्रॉपर्टी हमारी होती है। अगर उस प्रॉपर्टी कागज़ हमारे पास हैं, उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, मतलब प्रॉपर्टी हमारी है, नहीं तो मतलब नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, शॉर्ट नोट्स, असल में ये प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। पतले पतले शॉर्ट नोट्स बने होते हैं, तो ये बड़े काम आते हैं। देखिए मेरे पास हर टॉपिक का बना हुआ, जैसे देखिए ये नेम रिएक्शन रिएजेंट रीअरेंजमेंट। अब देखिए नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट, ठीक है, नेम रिएक्शन रिएजेंट और रीअरेंजमेंट, 3 टॉपिक को मैंने इस पूरे नोट्स में डाला। अब ये देखिए इसके भी एक पीछे वाला पेज जो है उस पर कुछ और लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने सारा शॉर्ट नोट्स बना रखा है इसका,
ठीक है, हर एक टॉपिक। अब देखिए मैंने एक फ्राइज रीअरेंजमेंट है, पिनाकोलोना फेवरस की रीअरेंजमेंट है। अब देखिए मैंने सबको कितने कम में कर रखा है। अब लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम में तो यही मुझे काम देगा ना, ये थोड़ी पूरा का पूरा मुझे कॉपी काम देगा। अगर मैं आपको कॉपी दिखाने लगूँ नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट की और रीअरेंजमेंट की, तो आप बोलोगे सर इतनी मोटी कॉपी है मेरे पास, इतनी मोटी कॉपी है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेस्ट योर पोस्टर्स, भाई पोस्टर्स बनाना सीखो। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया था ना कि भाई जो भी टॉपिक है, मान लो क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी, अब क्वांटम के सारे फार्मूला, छोटे छोटे फार्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने एक पेज पे लिखे, ढेर सारे पेज पे लिखे और लिख के अपने दीवार पे चिपका दिया यूँ। जहाँ मैं सोता था वहाँ उसको ऐसे करके मैंने उसको एक लाइन से चिपका दिया और उसी को मैं पढ़ता रहता था। यकीन मानो बहुत फ़ायदा होता है शुरू शुरू में। एक समय के बाद वो बेकार हो जाएगा, वो ठीक है, वो फाड़ के फेंको ना फेंको, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत हेल्प होगी। स्टार्टिंग में आप उसको अच्छे से बनाओ। आप A4 साइज़ का, A5 साइज़ का पेपर ले लो और उसको बनाओ अच्छे से, और बना के उसको दीवार पे एक लाइन से चिपकाओ, पूरे दीवार को भर दो एक तरफ से, ताकि फील आए कि नहीं भाई मतलब स्टूडेंट वाली लाइफ जी रहे हैं। उसको करना बहुत ज़रूरी है। आप शॉर्ट नोट बनाओ, पूरे एक तरफ से चिपकाओ, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक, जो भी आपको पॉइंट मिलता है, जो भी आप इंपॉर्टेंट पढ़ते हो, जो भी इंपॉर्टेंट आप नोट्स बनाते हो, सबको चिपकाओ दीवार के ऊपर, और ताकि देखते रहो आप उसको। बस सुबह उठो एक बार देख डालो, आज सुबह उठे ऑर्गेनिक देख डाले, आज सुबह उठे इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन पार्ट देख डाले, आज सुबह उठे आज हमने ऑर्गेनोमेट्रिक देख डाला, आज सुबह उठे हमने स्पेक्ट्रो का पार्ट देख डाला, NMR देख दिया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लिया। तो ये इस तरह से काम करो। तो शॉर्ट नोट्स को बनाओ और उसके अच्छे से खूबसूरत नोट्स बना के दीवार के ऊपर चिपका दो, ताकि आप उसको रोज़ देख सको। ठीक है, नेक्स्ट है, अब लास्ट में बात करते हैं योगा एंड मेडिटेशन की। ठीक है, योगा एंड मेडिटेशन की बात करें भाई, तो ये वो पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है। सुबह उठो, ध्यान करो, 10 मिनट आप 10 मिनट का किया हुआ ध्यान आपको पूरा दिन के लिए कंसंट्रेट करेगा। आप पूरा दिन कंसंट्रेट कर पाओगे, पूरे दिन आप जो है बिल्कुल फोकस कर पाओगे अपनी पढ़ाई पर। इसलिए ध्यान और योगा करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लो, ठीक है, थोड़ा सा बाहर घूम फिर आओ, थोड़ा मंदिर चले जाओ, बाहर घुमाओ कहीं, आपको जो भी आप जहाँ पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिद जहाँ भी, आप वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ के घूम के आ जाओ। इससे आपको क्या होगा, मानसिक शांति मिलेगी। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, CSIR की तैयारी करने वाले लोग बच्चे नहीं होते। आप एज के इस टाइम में हैं कि आप 11-12 के तो बच्चे हैं नहीं, ये गार्जियन आपको बिल्कुल फ्री छोड़े हुए हैं। आप पे कहीं ना कहीं प्रेशर है, कई तरह का प्रेशर है, चाहे यहाँ का प्रेशर हो, चाहे यहाँ का प्रेशर हो, हर जगह का प्रेशर है। तो आपको मेडिटेशन पे भी ध्यान देना है। ये मेडिटेशन आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि आप जो है बिल्कुल पूरे दिन आप फ्रेश रह सकिए, हैप्पी रहिए, आप अच्छे से पढ़ सकिए। और डियर स्टूडेंट्स, बारी है अब उस पॉइंट की जो मैं आपको बताने वाला था, मैंने जिसके बारे में आपको बोला भी कि मैं आपको लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वो है फोकस बाय कैंडल मेथड। देखिए, फोकस बाय कैंडल मेथड का मतलब क्या होता है ना, कि आपको एक कैंडल जला लीजिए, आप बिल्कुल बंद रूम कीजिए, एक कैंडल जलाइए और उस कैंडल को लगातार ऐसे बैठ के देखिए। ठीक है, उसको बिल्कुल देखिए और महसूस कीजिए कि वो लाइट आपके बिल्कुल सर के बीच में जल रही है, और लगातार उसको देखिए 5 मिनट तक। कुछ नहीं, ये एक मेथड है फोकस करने का। ठीक है, ये इस मेथड से आप चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये इतने सारे पॉइंट्स थे जिनके बिहाफ पे आपका CSIR का रिजल्ट बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर पा रहा हूँ। और एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, जो कहानी मैंने आपको बताई थी कि मैं आपको बताऊँगा। और एक मेढक की कहानी है। चलिए, कहानी नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक बार क्या किया, एक साइंटिस्ट ने एक चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया, उसके अंदर एक मेढक डाल दिया, तो पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था। तो मेढक में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, वो मेढक को मतलब वो क्या कर सकता है ना, वो एडजस्ट कर सकता है उस हीट को अपनी बॉडी के अंदर। तो मेढक आराम से सोया रहा, पानी गर्म होता गया, मेढक उसको एडजस्ट करता गया, पानी गर्म होता गया, मेढक अपनी बॉडी के एनर्जी से उस टेम्परेचर को एडजस्ट करता गया, और धीरे धीरे पानी जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। अब जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये मेढक उसको जो है उस पानी को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब मेढक उससे फुदक के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी सारी एनर्जी तो वो बर्बाद कर चुका है एडजस्ट करने में ही, तो वो कैसे बाहर जाए, और फाइनली वो मेढक मर जाता है। तो जनरली सारे स्टूडेंट्स भी इसी तरह हरकत करते हैं। वो तब तक रिलैक्स रहते हैं, ठीक है यार कल से पढ़ लेंगे, ठीक है यार कल से पढ़ लेंगे, अच्छा ठीक है कल से पढ़ लेंगे यार, ठीक है ये वाला टॉपिक कर लेंगे नेक्स्ट वीक। तो वो ना अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उनको लगता है कि यार अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो खूब पढ़ेंगे, लेकिन वो अपना सारा पोटेंशियल तो बर्बाद कर चुके हैं खुद को एडजस्ट करने में। अब उनके पास एनर्जी ही नहीं है पढ़ने की, तो ना वो पढ़ पाते, ना वो क्वालिफाई कर पाते हैं, और इसी चक्कर में वो 2.5 साल 3 साल 4 साल बैठ के रह जाते हैं। तो मेरी इस कहानी के बारे में बहुत अच्छे से सोचिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं भी